हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष जो हैं गणेश गोदियाल, जिनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है और सबसे बड़ी चुनौती जो है आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर, इन चुनौतियों को किस तरह देखते हैं आप? ये ठीक है, बड़ी जवाबदारी है ही। मैं इसको सभी कार्यकर्ताओं के सामने और प्रदेश की जनता के सामने नतमस्तक होकर बहुत ही ऐसे ग्रेस वे में कि मुझे ये जवाबदारी इसलिए दी गई है कि मैं जनता की आवाज़ को आने वाली कांग्रेस की सरकार की नीतियों में शामिल कर सकूं, ये काम मुझे मिला है। और मैं अध्यक्ष अगर बना हूं तो मैं इसलिए बना हूं कि मैं हमारी उत्तराखंड प्रदेश की जनता की जो इच्छाएं हैं उनको कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में शामिल कर सकूं, उनके घोषणा पत्र में शामिल कर सकूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मुझे विश्वास है कि मैं बखूबी इस पद के साथ न्याय कर पाऊंगा। आज आपने बैठक भी ली है कमान संभालने के बाद, तो क्या कुछ बैठक में रणनीतियाँ बनाई आपने? किस तरह से जो कार्यकर्ता है उनको निर्देश दिए, पदाधिकारियों को किस तरह निर्देश दिए आपने? ऐसा है, आगामी चुनाव के मद्देनज़र जो कमेटियां बनी हैं उन कमेटियों को अगले 3-4 दिन या 1 तारीख तक समझ लीजिए अब कि 1 तारीख तक उन्हें ये कहा गया है कि उनको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं और उसके साथ उन्हें कहा गया है कि इस पर आप अपनी बृहद योजना बनाकर, जो हमारी अगली बैठक कोर कमेटी की 3 और 4 तारीख को होने जा रही है, उस कोर कमेटी की बैठक में आप एक बृहद योजना बना कर लाइए। और जो हमारे पॉइंट थे कि भाई ये इन बिंदुओं पर आप चर्चा करें आपस में अपनी अपनी कमेटियों में, तो उन बिंदुओं पर चर्चा हुई, उनके कुछ नए सुझाव आए और उसके बाद ये हुआ कि आप बृहद योजना बनाकर एक प्लान डॉक्यूमेंट बनाकर आप लाइए और उस पर फिर आगे का हम 6 महीने का प्लान तय करेंगे। राज्य सरकार जो लगातार नीतियाँ बना रही है, फिर भू कानून का मामला हो, देवस्थानम बोर्ड का मामला, उसको लेकर लगातार आपने जो एक बात कहा है कि इन सब चीज़ों को हटना चाहिए, फिर भू कानून जो है लागू होना चाहिए और देवस्थानम बोर्ड जो हटना चाहिए, इसको किस तरह देखते हैं? अगर आपकी सरकार आती है क्या स्टैंड लेंगे आप? मैंने बहुत ही क्लियर कह दिया, बार बार शायद आप भी वहाँ भी रहे होंगे, लेकिन बहुत ही क्लियर कह दिया कि जो कानून जनता को पसंद न हो, जो कानून जनता के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाए, ऐसे किसी कानून को भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। उसमें चाहे केंद्र का बना हुआ कृषि कानून हो और चाहे उत्तराखंड का बना हुआ देवस्थानम बोर्ड का कानून हो, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जब हमारे लोग ही उस कानून को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मतलब ही नहीं उठता है। हमारी सरकार आएगी तो हम उसको निश्चित रूप में निरस्त करेंगे। भू कानून किस तरह देखते हैं आप? भू कानून पहले ही हमने बृहद रूप में बता दिया गया है कि भाजपा, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि भाजपा कह रही है कि हम इसके लिए भू कानून लाए हैं कि लोग यहाँ ज़मीनें खरीद सकें और अपने यूनिटें बनाएं, उद्योग स्थापित करें, लेकिन उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो इन ज़मीनों का एक्वायर होता है, ज़मीनों का अधिग्रहण होता है, उसको सरकार करती है और सरकार इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाकर या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस प्रयोजन को दिखाकर ज़मीनों का अधिग्रहण करती है। तो ऐसे भूमाफिया उसको खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता है। हमारी सरकारों के टाइम शेड्यूल बने, हमने ये नहीं कह दिया कि कोई भी आए, टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी आए और ज़मीनों को किसानों से खरीद ले। हमने नियोजित तरीके से, प्लान्ड वे में, नियोजित तरीके से हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए और उसमें बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना का आधारभूत ढांचा तैयार किया। तो सरकार ये करे ना, सरकार ने तो खुला छोड़ दिया है कि भाई कोई भी आए और हमारे यहाँ ज़मीन ले ले। इससे ये होगा कि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हमारे आने वाली जो आगे की पीढ़ियाँ हैं, वो यहाँ के हम मूल लोग ज़मीनों से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे किसी कानून को जिससे हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो हमारी आने वाली संतति हैं, उसका अहित होगा तो हम कैसे चुप रहेंगे? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे समय में देखिए, प्रत्येक प्रदेश में ये कानून है कि कृषि ज़मीनों को खरीदने के लिए एक लिमिटेशंस हैं और ख़ास करके पहाड़ी राज्यों में इसलिए हैं कि पहाड़ों में वैसे ही रहने लायक ज़मीनें कम होती हैं, खेती और मकान बनाने लायक ज़मीनें कम होती हैं। अब उसमें भी आप फ्री कर दें तो निश्चित रूप में आज हमारा यहाँ का जो मूल निवासी है, जो स्थायी निवासी है, वो एक दिन खतरा मंडरा रहा है हम पे। तो हम ऐसी सरकार, मैं तो धिक्कार देना चाहूँगा इस सरकार को कि जिसकी एक्ट बनाना तो मतलब बड़ी बात है, ये सोच भी कैसे रहे हैं इस बात की। आपने आज 57 का जिक्र भी किया था कि 57 के बहुमत मिला इनको, बावजूद इसके जो विधायक वहाँ के, उनकी वो इज्जत नहीं की जाती, उनके काम विधायक जो उनके क्षेत्र में काम नहीं पाते हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? ऐसा है, बहुत से विधायक हमारे मित्र हैं, लेकिन उनका ये कहना होता है कि भाई हम विपक्ष में थे, इससे ज़्यादा काम हमारे तब होते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि हम 57 हो गए। अगर हम ये कहें किसी भी मुख्यमंत्री से, चाहे पहले रहे हों चाहे अब रहे हों, हम ये कहें कि साहब हमारा ये काम करो, नहीं तो हम नाराज़ हैं,
तो वो कहते हैं कि भाई फूलमाला मैं भी पढ़ा तुमको पहनाता हूँ, तुमको जो करना हो कर लीजिए। तो ये अपमान है विधायकों का भी और उन क्षेत्रों का भी जिन क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए कोई भी विधायक है, किसी भी पार्टी का है, वो अपने क्षेत्रों के काम लेके जब आता है तो उसे शौक नहीं है कि भाई वो शासन में बैठे हुए लोगों को, बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को परेशान करे। जनता की इच्छाएं होती हैं और जनता की इच्छाओं की प्रतिपूर्ति करना, उनके आकांक्षाओं पर खरा उतरना, ये जनप्रतिनिधि के ऊपर दबाव होता है। लेकिन जो फिर बड़े पदों पर बैठे लोग होते हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। तो बहुत बुरी स्थिति है वहाँ। अब बोलने के लिए कुछ भी बोले वो अलग बात है कि वो कुछ भी बोले वो अलग बात। अंतिम सवाल है कि जब कल आप रैली डोईवाला से जब आ रहे थे, आप जलगंज एयरपोर्ट से आ रहे थे रोयल होते हुए, तो काफ़ी जनाधार देखने को मिला। एक काफ़ी भीड़ युवाओं की भी थी, तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन ऐसी भीड़ अभी तक कांग्रेस में नहीं देखने को मिली। या फिर प्रीतम सिंह जब बने थे प्रदेश अध्यक्ष तब भी नहीं देखने को मिली। इससे पहले ये क्या वजह मानते हैं, क्या मान लें कि जो आगे जो युवा है वो कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी उत्साहित है, प्रोत्साहित है? मुझे लगता है कि युवाओं को मुझसे खास उम्मीद है, मुझे ये बात लगती है। और मैं हमारे इस प्रदेश के सभी युवाओं से वादा करता हूँ कि मेरा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इस गणेश गोदियाल का संकल्प है कि मैं अगला 5 साल यहाँ की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए अपने को संकल्पित करता हूँ। मैं मन से कह रहा हूँ, इस बात को जज्बे के साथ कह रहा हूँ। मेरे मन के जज्बात ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ा दंश है तो वो बेरोजगारी का दंश है, गरीबी का दंश है। हमने वो स्थितियाँ बचपन में झेली हैं और मुझे वो दर्द पता है। मुझे पता है वो बात कि जब दिवाली के दिन हमारे समय में, बचपन में, पूरी बनाने के लिए आधा किलो तेल नहीं होता था तो कितनी मन में पीड़ा होती थी कि आधा किलो तेल अगर कहीं से मिल जाता तो पूरियां बना लेते। जिस व्यक्ति ने वो दंश झेला हो वो व्यक्ति किसी को बेरोजगार नहीं देख सकता। और मेरे इन विचारों को कांग्रेस पार्टी की सरकार में निश्चित रूप में स्थान मिलेगा। इसको मैं स्थान निश्चित रूप में दिलवाऊंगा। मैं इसके लिए कृत संकल्पित हूँ। तो थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवनिर्वाचित जो हैं गणेश गोदियाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो युवाओं की इच्छाएं हैं उसको ये पूरा करेंगे और जो तमाम बेरोजगारी के मुद्दे हैं खासकर उनको जो जिनकी सरकार आती है तो उसको उठाएंगे। कैमरा मैन सुसानी के साथ रोहित सोनी, टी भारत, देहरादून।